हेलो गाइस, इस वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास के बारे में देखेंगे। इन भूमियों में पहले जो मानव आए थे वो पैलियो अमेरिकी थे, जो लगभग 45,000 से 12,000 ईसा पूर्व के बीच एशिया से आए थे। यह हिमयुग का अंत था और यह भूमि रहने के लिए काफी अच्छी थी, इसलिए ये लोग इस पूरे महाद्वीप में बसने लगे। इन लोगों ने विभिन्न सभ्यता का निर्माण किया, जैसे कि एडेना, इराक्वाई, कोल्स क्रीक, प्यूबलन और मिसिसिपियन। ये लोग 1000 साल तक बाहरी दुनिया के बिना किसी दखलंदाजी के यहाँ रह रहे थे। 14वीं शताब्दी तक जब यूरोप में नई भूमि की खोज शुरू हो गई थी, तब स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय शक्तियां ने एशिया के लिए नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए नई यात्राएं शुरू की। इस तरह की एक यात्रा इटली खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे स्पेन के राजा द्वारा भारत के लिए एक नई समुद्र मार्ग खोजने के लिए भेजा गया था। पूर्व की ओर यात्रा करने के बजाय कोलंबस अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गए और 1492 में वह आज के कैरिबियन आइलैंड्स पहुंचे। आने वाले वर्षों में स्पेन ने वर्तमान दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा को अपने नियंत्रित कर लिया। स्पेन ने इन जमीनों को नाम दिया न्यू स्पेन, और कुछ ही साल बाद आज का जो ब्राजील है उसे पुर्तगाल ने अपने नियंत्रित में कर लिया। और धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और डच रिपब्लिक ये भी अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने में हाथ आजमाने लगे। उत्तरी अमेरिका में पहला इंग्लिश कॉलोनी जो था वो था जेम्स टाउन, जिसे 1607 में स्थापित किया गया था। बाद में 17वीं शताब्दी तक फ्रांस ने अधिकांश उत्तरी अमेरिका पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटेन ने पूर्वी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में स्थित अंग्रेजी कॉलोनियों को 13 कॉलोनीज का नाम दिया गया। ब्रिटेन की इन 13 कॉलोनियों में हर एक प्रत्येक कॉलोनी पर एक गवर्नर का शासन था, जिसको इंग्लैंड के राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये गवर्नर अपने अपने कॉलोनी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। इन यूरोपीय शक्तियां ने अफ्रीका से कई गुलाम लाए अपने अमेरिकी कॉलोनी में, जो कि अपने चीनी बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे। ये कॉलोनियां बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे और कई प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और जीवन शैली के विकास ने यूरोप के बहुत से लोगों को इन नई कॉलोनी की ओर आकर्षित किया। इसलिए नई जमीन की मांग बढ़ने लग गई और जल्द ही फ्रांस और इंग्लैंड के कॉलोनी युद्ध की स्थिति में थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1756 से 1763 के बीच युद्ध लड़ा, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। फ्रांस ने उत्तरी अमेरिका के अपने सभी कॉलोनी ब्रिटेन को सौंप दिया और ये पूरा नॉर्थ अमेरिका पर ब्रिटेन का राज हो गया। लेकिन यह युद्ध ब्रिटेन के लिए भी बहुत महंगा था और उसने इस युद्ध में अपना अधिकांश खजाना खो दिया था। इसलिए ब्रिटेन ने अपने ही लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और इसने स्टैम्प टैक्स करके एक नया टैक्स पेश किया अपने कॉलोनीज पर। लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था और राजा से इस टैक्स को वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था। जब इंग्लैंड में सरकार ने चाय पर टैक्स लगाया तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके विद्रोह करने के लिए कॉलोनी के लोगों ने नेटिव अमेरिका के रूप में कपड़े पहने एक अंग्रेजी जहाज पर चढ़े जो चाय के बक्सों से भरा था और इन सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के रूप में जाना जाता है, जो कि हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। 13 कॉलोनीज के सभी गवर्नर ने मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की, जिसे पहला कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने फैसला किया कि वे इंग्लैंड के राजा को एक पत्र लिखेंगे और उनसे उन सभी टैक्स को वापस लेने का अनुरोध करेंगे जो उन पर लगाए गए थे। लेकिन अंततः इंग्लैंड के राजा द्वारा इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और इसलिए दूसरा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जो कि 1775 में हुआ था, उसमें इन 13 कॉलोनीज के सभी लीडर्स ने फैसला किया कि वे अंग्रेजों से लड़ेंगे और स्वतंत्रता हासिल करेंगे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी। इन सभी 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट हो गए और बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटिश सेना उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी और अमेरिका की सेना, जिसे कॉन्टिनेंटल आर्मी कहा जाता था, ब्रिटेन के खिलाफ कोई मौका नहीं था उनका।
इसलिए अमेरिका ने फ्रांस और स्पेन से भी मदद ली। फ्रांस और स्पेन ब्रिटेन के दुश्मन थे, इसलिए वो भी अमेरिका के पक्ष में आ गए। कॉन्टिनेंटल सेना के प्रमुख कमांडर बने जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि एक बहुत ही शानदार और सक्षम कमांडर थे। फ्रांसीसी और स्पेनिश की मदद से कॉन्टिनेंटल आर्मी ने ब्रिटेन को हरा दिया था और पेरिस 1783 के संधि में अमेरिका स्वतंत्रता को मान्यता दी गई और नए राष्ट्र का गठन हुआ, जो कि था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह नया राष्ट्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और कुछ वर्षों में आकार में बढ़ भी रहा था। 1803 में इसने फ्रांस से लुइसियाना प्रांत खरीदा और उसका आकार 2 गुना हो गया था। फिर 1845 में टेक्सास को अमेरिका में शामिल कर लिया गया था, जो कि खुद मेक्सिको से एक अलग स्वतंत्र देश था। इसके कारण अमेरिका और मेक्सिको के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में बेहतर अमेरिकी सेना ने मेक्सिकन सेना को हरा दिया था और मेक्सिको ने अपनी सभी उत्तरी भूमि को अमेरिका को सौंप दिया और अधिक विस्तार के साथ 1850 तक अमेरिका अपने आकार तक पहुंच गया, जिसको हम आज जानते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका ने अपने सबसे खराब आंतरिक संकट का सामना किया था। उस समय अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी गुलाम के मुद्दे पर आंतरिक तनाव बढ़ गया था और 1861 तक जो राज्य गुलाम के पक्ष में थे, उन्होंने एक अलग राष्ट्र का गठन किया, जिसका नाम था कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1861 से 1865 के बीच लड़े गए अमेरिकी गृह युद्ध उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच छिड़ गया। दक्षिणी राज्य हार गए और यूएसए में गुलाम को समाप्त कर दिया गया था। अमेरिका ने कई प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण तेजी से आर्थिक विकास देखा। अमेरिकी डॉलर में काफी मजबूती आई और यह एक वैश्विक मुद्रा भी बन गई थी। यूएसए ने बहुत सारे नए क्षेत्रों को आगे जाकर शामिल किया, जैसे कि 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में स्पेन पराजित हो गया और अमेरिका ने स्पेनिश से क्यूबा, प्यूर्टो रिको और गुआम को प्राप्त किया। साथ ही में फिलीपींस को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो अमेरिका तो पहले न्यूट्रल रहा, लेकिन जर्मनी की कुछ हरकतों के वजह से अमेरिका युद्ध में कूद गया। जैसे कि जर्मनी ने लुसिटानिया जहाज को डुबा दिया, जिसमें करीब 120 अमेरिकी लोग थे, और जर्मनी ने मेक्सिको को एक पत्र भी लिखा जिसमें उसने मेक्सिको को उकसाया कि वो अमेरिका पर हमला करे। इस पत्र को ब्रिटेन द्वारा पकड़ लिया गया और उस ब्रिटेन ने यूएस के प्रेसिडेंट, जो कि थे वुड्रो विल्सन, उनको दिखा दिया, जिससे अमेरिका जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। यूएसए की मदद से एलाई देश जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सेंट्रल पावर्स जैसे कि जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया और प्रथम विश्व युद्ध जीत लिया। लेकिन 20 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। यह भी युद्ध की शुरुआत के दौरान अमेरिका न्यूट्रल ही रहा, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान के साम्राज्य ने हवाई द्वीप समूह के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। इसमें करीब 4000 से 5000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर युद्ध घोषित कर दिया और इस तरह एलाइज के पक्ष में से दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को यूरोप में जर्मनी और इटली को हराने में मदद की। उसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने 2 नई महाशक्तियों को जन्म दिया, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ के रूप में भी जानते हैं। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों में बहुत अलग विचारधाराएं थी। जैसे कि अमेरिका ने पूंजीवाद का पालन किया, जबकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था। विचारधाराओं के इस अंतर ने उसके बीच शीत युद्ध का जन्म दिया, जिसको हम इंग्लिश में कोल्ड वॉर बोलते हैं। इन दो देशों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ सीधे लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक प्रॉक्सी युद्ध लड़ा, जहां उन्होंने अपनी अनुकूल सरकारों को सपोर्ट किया, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और सोवियत अफगान वॉर। यह शीत युद्ध 1991 तक चला, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर टूट गया और रशियन संघ का गठन हुआ। लेकिन आज भी यूएसए दुनिया में एक महाशक्ति है।
जब ब्रिटेन ने 1783 में अपनी 13 कॉलोनीज की स्वतंत्रता को मान्यता दी, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्र का आकार अपने मूल 13 कॉलोनीज की तुलना में बहुत बड़ा था। लेकिन सिर्फ 3 दशक बाद ये दोनों राष्ट्र आपस में भिड़ गए। ब्रिटेन, जो अभी भी एक महान शक्तिशाली साम्राज्य था, और यूनाइटेड स्टेट्स, एक नया राष्ट्र, अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर काम कर रहा था। इस युद्ध को 1812 के युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1803 में यूनाइटेड स्टेट्स ने फ्रांस से लुइसियाना प्रांत खरीदकर इसका आकार 2 गुना कर दिया। उस दौरान यूरोप महाद्वीप प्रॉब्लम में था। फ्रांस के नए सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस संघर्ष को नेपोलियनिक युद्ध के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, लेकिन यह जल्द ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की लड़ाई में फंस गया। 1805 में ब्रिटेन ने एसेक्स डिसीजन पारित किया। इस कानून ने फ्रांस को विदेशी आपूर्ति प्राप्त करने से रोक दिया। प्रतिशोध में नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में बर्लिन लॉ जारी की। इसने ब्रिटेन पर नाकाबंदी लगा दी ताकि वे व्यापार से कट जाए। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण ब्रिटेन नेवी द्वारा इम्प्रेसमेंट नीति थी। रॉयल ब्रिटिश नेवी अमेरिकी नाविकों को पकड़कर उनका इस्तेमाल यूरोप में ब्रिटेन की लड़ाई लड़ने के लिए करती थी। ब्रिटिश नेवी ने 9000 से अधिक अमेरिकी नाविकों को पकड़ लिया था। 22 जून 1807 को नॉरफॉक के तट से दूर ब्रिटिश युद्धपोत लेपर्ड अमेरिकी युद्धपोत चेसपियक के साथ भिड़ गया। 3 अमेरिकी नाविक मारे गए और 18 घायल हो गए। इस घटना को चेसपियक लेपर्ड अफेयर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका नेटिव अमेरिकियों द्वारा निभाई गई थी। भले ही अमेरिका आकार में बढ़ रहा था, लेकिन वे नेटिव अमेरिकियों के बहुत प्रतिरोध का सामना भी कर रहे थे। अमेरिका को यह भी संदेह था कि ब्रिटिश नेटिव अमेरिकियों को हथियारों और गोला बारूद के साथ मदद कर रहे थे। नवंबर 1807 में ब्रिटेन ने ऑर्डर इन काउंसिल पारित किया। इस कानून ने फ्रांस को अपने सहयोगी और न्यूट्रल देशों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 4 मार्च 1809 को जेम्स मैडिसन यूनाइटेड स्टेट्स के चौथे राष्ट्रपति बने। राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा तीव्र थी, इसलिए मैडिसन को तुरंत महत्वपूर्ण कार्रवाई करनी पड़ी। 30 सितंबर 1809 को यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ नेटिव अमेरिकी जनजातियों के बीच फोर्ट वेन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद अमेरिका को लगभग 3 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त हुई। शॉनी जनजाति को वार्ता से बाहर रखा गया, इसलिए उनके लीडर तेकुमसे ने अमेरिका के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे तेकुमसे की लड़ाई कहा जाता है। 16 मई 1811 को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस प्रेसिडेंट ब्रिटिश जहाज HMS लिटिल बेल्ट से भिड़ गया। ब्रिटिश जहाज लिटिल बेल्ट अमेरिकी जहाज प्रेसिडेंट की तुलना से काफी छोटा था, इसलिए अमेरिकी गोलाबारी से ब्रिटिश जहाज लिटिल बेल्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 9 ब्रिटिश नाविक मारे गए और 23 घायल हो गए। इस घटना को लिटिल बेल्ट अफेयर के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1811 को टिप्पेकैनो की लड़ाई अमेरिका और तेकुमसे की सेना के बीच लड़ी गई। यह तेकुमसे की बहुत बड़ी हार थी। ब्रिटेन के व्यापार प्रतिबंधों, ब्रिटेन के अमेरिकी नाविकों को कब्जा करने और नेटिव अमेरिकों को ब्रिटेन की सहायता, ये सभी कारणों ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन को फोर्स किया। अमेरिका अभी भी एक नया राष्ट्र था और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी, जो दुनिया में अब भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उसकी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। लेकिन अमेरिका को यह उम्मीद थी कि नेपोलियन के फ्रांस से लड़ने के लिए अधिकांश ब्रिटिश सेना यूरोप में रहेगी और अमेरिका में युद्ध नहीं छेड़ पाएगी। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 18 जून 1812 को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को 1812 का युद्ध कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत होती है जब अमेरिका ने कनाडा पर हमला कर दिया। जनरल विलियम हल ने डेट्रॉइट नदी पार करके कनाडा के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें जल्दी हटना पड़ा। ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे थे जनरल आइजैक ब्रॉक। ब्रिटिश सेना ब्रिटिश, कनाडाई और नेटिव अमेरिकियों का मिश्रण था। ब्रिटिश सेना ने डेट्रॉइट में अमेरिकी सेना को हरा दिया था और इसके बाद जनरल विलियम हल को फोर्ट डेट्रॉइट ब्रिटिश को सौंपना पड़ा।
पूर्वी मोर्चे में जनरल हेनरी डियरबॉर्न को भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई स्थानीय अमेरिकी लोग ने लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। 13 अक्टूबर 1812 को क्वींसटाउन हाइट्स की लड़ाई में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इस युद्ध में जनरल आइजैक ब्रॉक मारे गए। बहुत पराजयों के बाद आखिरकार अमेरिका ने लेक एरी की लड़ाई में 10 सितंबर 1813 को एक बड़ी जीत हासिल की। फिर 5 अक्टूबर को थेम्स की लड़ाई में अमेरिका ने नेटिव अमेरिकन को हरा दिया था। इस लड़ाई में शॉनी प्रमुख तेकुमसे मारे गए और इसके बाद तेकुमसे का युद्ध का समापन हो गया। समुद्र में ब्रिटिश नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, लेकिन वो भी कमजोर अमेरिकी नौसेना के खिलाफ कई हार का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध में असली निर्णायक समय तब आया जब मई 1814 में नेपोलियन की हार हुई और उनको निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन को अमेरिका के खिलाफ युद्ध पर अधिक ध्यान देने में एक मौका मिल गया। ब्रिटिश नौसेना ने अमेरिकी शहरों पर बमबारी शुरू कर दी और ब्रिटिश सैनिकों ने वॉशिंगटन डीसी में प्रवेश कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने 24 अगस्त 1814 को सभी सरकारी बिल्डिंग्स तथा व्हाइट हाउस को भी जला दिया था। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश सेना हारने लगे। 12 सितंबर को नॉर्थ पॉइंट की लड़ाई में अमेरिकी सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया। ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट रॉस इस लड़ाई में मारे गए। 9 नवंबर को पेंसाकोला की लड़ाई में एक संयुक्त ब्रिटिश स्पेनिश सेना को भी अमेरिकी सेना ने हरा दिया था। लेकिन यह युद्ध ना तो अमेरिका ना ही ब्रिटेन के लिए कोई अच्छा परिणाम ला रहा था, इसलिए दोनों देशों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए। नीदरलैंड में गेंट शहर में 24 दिसंबर 1814 को गेंट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन संधि की खबर ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों तक नहीं पहुंची थी तब तक। 8 जनवरी 1815 को जनरल एंड्रू जैक्सन के तहत अमेरिकी सेना ने न्यू ऑर्लियंस की लड़ाई में ब्रिटिश सेना को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। इस लड़ाई के बाद एंड्रू जैक्सन यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय नायक बन गए और आगे जाकर 1829 को वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। गेंट की संधि ना तो ब्रिटेन और ना ही अमेरिका दोनों के लिए कोई भी क्षेत्रीय परिवर्तन हासिल नहीं कर पाए। सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया और युद्ध से पहले की स्थिति वापस आ गई। अंग्रेजों ने अपने व्यापार प्रतिबंध हटा दिए और नेटिव अमेरिका के विद्रोह का समर्थन भी उन्होंने बंद कर दिया। यह युद्ध ना तो ब्रिटेन और ना ही अमेरिका दोनों के लिए ना ही जीत थी, लेकिन असली हारने वाले नेटिव अमेरिकी थे, जिन्होंने अपनी जमीनों को अमेरिका को खो दी और उन्हें अंग्रेजों से कोई और समर्थन नहीं मिला। इस युद्ध को आज अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता की दूसरा युद्ध भी कहा जाता है।